हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और क्लासिकल लैंग्वेज जिनको भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय लैंग्वेज या शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया है। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ी बेसिक जानकारी जान लेते हैं। भारत में प्रमुख 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो इनको मान्यता कौन प्रदान करता है? संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकादमी। तो आपको याद रखना है, भारत में प्रमुख 8 शास्त्रीय नृत्य है और इनको मान्यता संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता मिलती है। और चलिए ये शुरू करते हैं, जानते हैं भारत में कौन से शास्त्रीय नृत्य है। तो नंबर 1 पे भारतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु में किया जाता है और ये भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। मीन्स आप कह सकते हैं कि जो भारतनाट्यम, जिसका आविष्कार भारत मुनि के द्वारा किया गया था, और यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो दूसरा है हमारे पास है कथक, जो कि उत्तर प्रदेश में किया जाता है। बेसिकली मान लो कि आप, जो कि उत्तर भारत है, उत्तर भारत में भी किया जाता है, लेकिन बेसिकली अगर ज़्यादा किया जाता है तो ज़्यादा उत्तर प्रदेश में किया जाता है। तो या तो ऑप्शन में उत्तर प्रदेश होगा या उत्तर भारत। तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है या उत्तर भारत का। तो कथकली, कथकली जो कि केरला में किया जाता है। तो आपको कथक के बारे में एक ही याद रखना है, बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, जो कि वो कथक नृत्यकार है, जो अक्सर बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पंडित बिरजू महाराज जी का संबंध कौन सा नृत्य है? तो ये कथक है। तो कथकली जो कि केरला में किया जाता है। आपको याद रखना है कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा। तो आपको बेसिकली याद रखते हुए चलना है। इनमें से अक्सर हर बार एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कथकली कौन से स्टेट में किया जाता है? तो केरल, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा। अगला है हमारे पास मणिपुरी। मणिपुरी मणिपुर में किया जाता है। सत्रिया असम में किया जाता है। अवगत रखना है मोहिनीअट्टम केरला में। तो ये हमारे पास प्रमुख 8 शास्त्रीय नृत्य है जिनको संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो इनको अक्सर इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जाता है। जैसे सत्रिया कौन से स्टेट में किया जाता है? तो ये असम, आपको याद रखना है। तो अक्सर हर एग्जाम में इनसे एक नए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमको कुछ बेसिक इनके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। तो हमने ऊपर ऊपर से जाना है भी कौन से स्टेट में किया जाता है। तो पहले हम जानते हैं भरतनाट्यम के बारे में। भरतनाट्यम यह सबसे पुराना नृत्य है। तो आपको याद रखना है भरतनाट्यम सबसे पुराना नृत्य है, जो कि भारत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। यो इसकी रचना भारत मुनि द्वारा की गई थी। जो भारत मुनि की एक पुस्तक है नाट्य शास्त्र, इस पर आधारित है। अगला है हमारे पास कथक। इसे उत्तर प्रदेश का नृत्य भी कहा जाता है, जो कहानी सुनाने की शैली है। तो आपको याद रखना है। अब जैसे ये क्वेश्चन बहुत वैसे ओल्ड हो चुके हैं, हर एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाते थे, लेकिन अब एग्जामिनर कुछ घुमा के पूछने लग गया है। जैसे वो पूछेगा कौन सा नृत्य कहानी सुनाने की शैली है? तो आपको याद रखना है कथक। तो इसलिए मैं आपको थोड़ी बेसिक जानकारी इनके बारे में बता रहा हूँ, ताकि आप भूले ना। अगर आपके पास आए कौन सा नृत्य है नाट्य शास्त्र पर आधारित है, तो भरतनाट्यम। तो आपको बेसिक जानकारी ये याद होनी चाहिए। तो कथकली यह एक नृत्य शैली है जो मुखौटा और विस्तृत वेशभूषा से के लिए प्रसिद्ध है। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा, ऐसा कौन सा नृत्य है जो मुखौटा और विस्तृत वेशभूषा के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है कथकली, जो कि केरल का क्लासिकल डांस है। तो अगला है कच्चीपुड़ी। तो कुचिपुड़ी के लिए आपको इतना याद रखना है कि ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो अगला है उड़ीसी। उड़ीसी नृत्य प्रेम और भक्ति के दृश्य को दर्शाता है। आपके पास क्वेश्चन आएगा, ऐसा कौन सा नृत्य है जो प्रेम और भक्ति के दृश्य को दिखाता है? तो आपको याद रखना है उड़ीसी, जो कि उड़ीसा में किया जाता है। तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं। तो भरतनाट्यम तो तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश बेसिकली उत्तर भारत, तो कथकली केरला, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा। तो आपको ये भी याद रखना है कथक जो है वो कहानी सुनाने की शैली है, और जो कथकली है ये मुखौटा और विस्तृत वेशभूषा के लिए प्रसिद्ध है। जो उड़ीसी है वो प्रेम और भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। अगला है हमारे पास मणिपुरी। यह रासलीला पर आधारित है। आपके पास क्वेश्चन आएगा कौन सा नृत्य रासलीला पर आधारित है? तो आपको याद रखना है मणिपुरी। तो नंबर 7 है हमारे पास सत्रिया। असम का पारंपरिक नृत्य है जो असम की संस्कृति को दर्शाता है। तो आपको याद रखना है सत्रिया असम का नृत्य है जो असम की संस्कृति को दर्शाता है। अगला है मोहिनीअट्टम, जो कि केरला की महिलाओं द्वारा किया जाता है।
आपके पास सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो मोहिनीअट्टम, जो कि केरला में किया जाता है। अब हम जानेंगे क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आपको कुछ डाटा याद रखना है। अक्टूबर 2024 तक सरकार ने 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। तो हमारे पास अक्टूबर 2024 तक है, तो हमारे पास अभी भी 11 लैंग्वेज ही है जिनको शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। चलिए ये जानते हैं। सबसे पहले है हमारे पास तमिल, जिसको 2004 में मान्यता मिली थी। आपको याद रखना है, मान्यता प्राप्त पहली भाषा है। तो आपको क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा, कौन सी भाषा को शास्त्रीय भाषा की मान्यता सबसे पहले मिली, तो तमिल। या आपको सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो ये आपका देखना 2004 में। तो दूसरे पे हमारे पास संस्कृत, जिसको 2005 में मिली थी। वो संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज भी है। तो संस्कृत से बनी है हमारे पास पाली, और पाली से हमारे पास बनी है प्राकृत लैंग्वेज। उससे बनी है हमारे पास अपरवंश। उसके बाद हमारे पास बनी है शोरसेनी से हमारे पास बनी है हिंदी। तो ये लैंग्वेज क्रम चलता आया है। तो संस्कृत को 2005 में मान्यता प्राप्त। कन्नड़ को 2008 में। आपको बेसिकली ये सीधा सीधा अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कन्नड़ को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा कब प्राप्त हुआ। तो आपको याद रखना है, तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में। आपको याद रखना है। अगले हमारे पास उड़ीसा मीन्स ओडिसी लैंग्वेज, जिसको 2014 में मान्यता प्राप्त हुई है। तो आपको 6 तक ही मेन याद रखनी है। तो 6 के बाद जो मराठी है, पाली है, प्राकृतिक, असमिया, बंगाली, इनको 2024 में मान्यता प्राप्त हुई है। ये न्यू शामिल किए गए हैं, मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया, बंगाली। तो 6 तक तो आपको सन याद रखने हैं, लेकिन मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया, बंगाली, इनको 2024 में रिसेंट मान्यता प्राप्त हुई है। तो हमारे पास 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो चुकी है। तो हम पहले जानते हैं अभी शास्त्रीय भाषा क्या होती है। किसी भी भाषा को मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके प्रारंभिक ग्रंथों, लिखित इतिहास की प्राचीनता लगभग 1500-2000 वर्षों की होनी चाहिए। मीन्स जो 1500 या 2000 वर्ष की से लैंग्वेज यूज हो रही है ग्रंथों को लिखने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो ये क्लासिकल लैंग्वेज कहलाती है। मीन्स इनको अगर मान्यता प्राप्त करनी है तो इनका इतिहास इतना पुराना होना चाहिए जिसे मूल्यवान विरासत माना जाता है। किसी अन्य समुदाय से उधार न ली गई हो। आपको ये भी याद रखना है, ये अन्य समुदाय से उधार न ली गई हो। इसके लाभ क्या है, विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों की नियुक्ति करती है सरकार। अगर इन लैंग्वेजों को सरकार ने क्लासिकल लैंग्वेज घोषित कर दिया तो इनके संरक्षण के लिए विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों की नियुक्ति करती है, विशेष केंद्रों की स्थापना करती है, वो इनको तरह तरह से संरक्षण प्रदान करती है। तो ये हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेज आपको मेन याद रखनी है। तो ये सारे जो फैक्ट्स थे हमारे पास मेन ही थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपके समझ में आई होगी। थैंक यू।